और उन्होंने कहा कि ये एक शर्त मान लें कि सरकार से ये एक नया पैसा नहीं लेंगे, ये काम समुदाय के आधार पर होगा। मैंने तो जखनी शब्द को 2 शब्दों में कह दिया। जखनी के गांव में आंखें इन्होंने खोली है। पूरा गांव शहर से भाग रहा था, पलायन कर रहा था। इन्होंने अपना जीवन होम दिया है इस पे, और होम देने का परिणाम ये रहा, सरकार की भी निगाह में ये पड़े। पिछले कोरोना काल में वेंकटैया नायडू जी ने इनको जल योद्धा का सम्मान दिया। ऐसा मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां मुझे भ्रांति है या कुछ भी हो, जल योद्धा का एकमात्र पुरस्कार घोषित हुआ है ये। और अच्छा वातावरण होता तो और अच्छे ढंग से होता, लेकिन कोरोना में प्रतीकात्मक। अब मैं ये चाहूंगा कि कैसे कलाम साहब का विचार इनके जीवन का मंत्र बन गया, अपने गांव के लोगों को इन्होंने कैसे जोड़ा, और कैसे आज ये बात आ रही है कि देश दुनिया में जखनी जलग्राम, और अब जलग्राम की तो बात हो गई। अब इनका संकल्प यह है कि मैं मेड़बंदी के काम के लेके आगे बढ़ूंगा। जैसी अनुपम जी की किताब का नाम था जो है आज भी खड़े हैं तालाब, तो ये कहते हैं आज भी खड़ी है मेड़बंदी। अब मेड़बंदी को समर्पित होकर ये काम करेंगे, और इतने दिव्य पुरुषों का सानिध्य है कि इनके 2 शब्द भी हमने जीवन में उतार लिए। मैं पिछले 10 साल से मुझको मौका मिला है ऋषिकेश जाने का। मैं ऋषिकेश जाता हूं या तो जाते हुए या वापस होते हुए आचार्य जी से मिलना मेरी एक उस यात्रा का खास मकसद होता। मिले ना मिले, मैं दहलीज तक छूने जाता हूं। हम इनके प्रति अपना आदर ज्ञापित करते हैं, और आभार तो मैं नहीं व्यक्त करूंगा, ये हमें आशीर्वाद देने आए हैं यहाँ पे। और हमारे साथियों के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि ऐसे संत को हम लोगों ने वस्त्रों के हिसाब से पहचानना शुरू कर दिया है। संत को पहले वैज्ञानिक ही माना जाता था। ऋषि शब्द का मतलब है तमाम जीवन के और श्रुतियों और परंपराओं के निचोड़ निकालने के बाद अगली पीढ़ी को क्या देना चाहिए। कुंभ इसलिए नहीं होता था कि तमाम हर तरह के खाने पीने की दुकानें लगेंगी। दुनिया भर के विद्वान आते थे, तमाम रूढ़ियों के ऊपर चर्चा होती थी और एक नई सामाजिक व्यवस्था दी जाती थी। तो अब मैं आग्रह करता हूं कि उमा शंकर जी बहुत कम समय में 2-3 मिनट 4 मिनट में आप अपनी बात कहिए। मुझे कुछ नहीं कहना जखनी के बारे में। जब मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा, नीति आयोग की रिपोर्ट में आज बैठे हैं प्रधानमंत्री जी के जल सलाहकार बैठे हैं, यूपी सिंह साहब अभी आएंगे, वो गांव गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गांव को देखे हैं। नेट पे जाना चाहें देख लें, गूगल पे जाना चाहें। एक नए की सहायता मैंने सरकार से नहीं ली, कोई एनजीओ नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है, कोई संस्था नहीं है। लेकिन जिलाधिकारी बांदा ने 470 गांव बनाए जखनी मॉडल पहले। फिर उत्तर प्रदेश में 58,000 गांव के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त ने लिखा। जखनी अपने बजट से, अपनी पॉकेट से, गाड़ी से, जहाज से जाते हैं, किसानों से संवाद करते हैं, जमीन पर बैठते हैं। कमिश्नर कलेक्टर हमसे कहते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आए, अखबारों से पता चला चले गए, इनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। मिश्रा जी ने कहा कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं हमको, हम किसानों के बीच जा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी से मिला मैं, उनका बड़प्पन में देखिए। 1 मिनट में आचार्य जी ने कहा कि आप वहां मत जाइए, बालकृष्ण जी महाराज के बाद यही बुला लेते हैं, नाश्ता करते हैं साथ में। जब ऐसे लोगों तो जखनी के बारे में क्या बताऊं। मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करता हूं। 2 मिनट पर्याप्त है मेरे लिए। धन्यवाद। जल संवाद कार्यक्रम में पूज्य आचार्य श्री जी ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि देश की समस्याओं का समाधान विदेशों में ढूंढने के बजाय देश में ढूंढना चाहिए, और पतंजलि की यही सोच है तथा समाधान का यही एकमात्र रास्ता है। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, और आज जिनको सुनने के लिए हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं, हमारे आचार्य जी, जिन्होंने उस विधा को सारी दुनिया के सामने पुनः प्रकट किया जिस विधा को हम लोग भूल चुके थे, आयुर्वेद की विद्या। और वो विद्या जो वनों में उपजी औषधियों से जन्मी है। तो मैं आग्रह करूंगा परमादरणीय आचार्य बालकृष्ण जी से कि वो आज जो सबसे ज्यादा हमारा सुनने का मन है उनको है विषय, उनको मैंने जो भी उनके मन में आए आज इस बात को लेके शुरू करें। पवित्र उद्देश्य के साथ, संकल्प की दृढ़ता और अत्यंत पुरुषार्थ के साथ देश के बड़े भूभाग से देश की बड़ी समस्या के समाधान के रूप में कार्य कर रहे हैं आप सभी सम्मानित
प्रबुद्ध, जल के योद्धा, जल के वाटर के हीरो। तो आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है आपके मध्य में परम श्रद्धेय, वंदनीय, पूज्य हमारे लिए मेरे अग्रज हैं, मेरे अभिभावक हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, मुनि जी महाराज, और अभी आप जिनकी प्रशंसा सुन रहे थे भाई अविनाश मिश्रा जी, जो जल सलाहकार के रूप में नीति आयोग में सेवा प्रदान कर रहे हैं, बड़ी बात है। और आदरणीय हमारे सम्माननीय श्री सुधीर गोयल जी, ये भी एक दिव्य कार्य का संपादन कर रहे हैं, ये हम सब के लिए अनुकरणीय है। 700 से ज़्यादा जो एक तरह से जिनका कोई नहीं कहते हैं उनका परमात्मा होता है, तो परमात्मा भी किसी को निमित्त बना करके भेजता है। ऐसे निमित्त हैं आदरणीय गोयल जी, जो एक निराश्रित दिव्यांग लोगों की बड़ी सेवा का कार्य कर रहे हैं। और आदरणीय रविंद्र धारिया जी, जिनके पिता भी बहुत योग्य और यशस्वी, उनके यशस्वी पुत्र हैं। और आदरणीय इंद्रमोहन अग्रवाल जी, एकल विद्यालय के कर्मठ अभी समर्पित अध्यक्ष हैं। और इन सारे कार्यक्रम को हमारे प्रिय आदरणीय टिलन रिछारिया जी और पूरी टीम, श्री शर्मा जी, और जिनकी चर्चा, जिनकी वार्ता कर रहे थे, जो बड़ी सरलता के साथ हमारे मध्य में हैं, आदरणीय श्री उमाशंकर पांडे जी। आप सबका और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ एक एक व्यक्ति नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ जो बंधु भगिनी जितने भी हैं, सब एक एक संस्था है। एक एक संस्था नहीं, एक एक पूरा, कोई पूरा जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा, कोई प्रांत का कर रहा है, कोई देश के लिए एक आइडियल मॉडल के रूप में काम कर रहा है। और हमारे सभी मीडिया के बंधुओं और भाइयों, मातृशक्ति, हमारी जो सोच है, पतंजलि की जो सोच है, श्रद्धेय स्वामी जी की जो सोच है, हम ये मानते हैं कि समस्याएं हमारी हैं तो समाधान भी हमको ढूंढना होगा। समस्याएं हमारी होती हैं, हम समाधान विदेशों में ढूंढने जाते हैं, तब मामला बिगड़ जाता है। हमारी खेत खलिहान, हमारे घर आंगन की जो चीजें हैं, वहाँ हमारे जीवन की जो संघर्ष है, उन संघर्षों का समाधान के रूप में, जो आज एक उदाहरण के रूप में हम चर्चा करते हैं कि एक गांव में, एक एरिया में एक व्यक्ति ने जो काम किया। जब मैं कहता हूं कि एक क्षेत्र में जखनी एक उदाहरण हो सकता है, ये दूसरा कोई गांव उदाहरण हो सकता है, तो पूरे देश में वो मॉडल क्यों नहीं लागू हो सकता है? ये नहीं संभव है। पर समस्या ये है कि हमारी जो दूर दृष्टि होनी चाहिए, पर समाधान, क्योंकि यदि हम उनमें विदेशी कंपनियों को, विदेशी शक्तियों को, बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो आप ये मान करके चलिए, वहाँ नॉलेज हो सकता है, वहाँ बड़ी दृष्टि हो सकती है, परंतु वहाँ संवेदना और भावना नहीं हो सकती। क्योंकि बाहर की कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, वो भारत में आए, उनके लिए हम मात्र बाजार हैं, हम उनके लिए परिवार नहीं है। तो जो आप और हम या जैसे भाई जैसे जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए देश परिवार है, उनकी समस्या इसलिए हमारी समस्या है। जब देश को हम अपना समझेंगे तो समस्या भी अपनी लगेगी। लोगों की पीड़ा से आप द्रवित होंगे तो गोयल जी जैसा पैदा हो जाएंगे। तो आप सभी लोग देखिए, आप सेवा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं कि आप सेवा करते हो, मैं कहता हूं हम सेवा नहीं करते हैं। कोई सेवा नहीं करता आप में से जितने बैठे हैं। आपको लगेगा कि फिर हम क्या कर रहे हैं। भाई तुम्हारे दिल में जो दर्द उठ रहा है ना, जो पीड़ा हो रही है, उसकी दवाई ढूंढ रहे हो आप। हम दूसरों को भाई हमको मौका भगवान ने दिया, हमको कहीं पीड़ा हो रही है, हमको कहीं दर्द हो रहा है कि हम कुछ करें। बेचैनी, अपनी बेचैनी को शांत कर रहे हो। एक अपनी बेचैनी को शांत करता है नशे में, एक अपनी बेचैनी को शांत करता है वासना में, और एक अपनी बेचैनी को शांत करता है दूसरे को पीड़ा दे करके। आप अपनी बेचैनी को शांत करते हो दूसरे को सुख दे करके। क्योंकि जब दूसरे के चेहरे पर जब प्रसन्नता दिखाई देती है ना, हमने देखा है, हम प्रतिदिन महसूस करते हैं। रोता हुआ एक आदमी आता है, जब उसको समाधान मिल जाता है, जब वो स्वस्थ हो जाता है, निरोग हो जाता है, उसके
चेहरे पर जो प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता को देखने के बाद में जो सुकून और आनंद की प्राप्ति होती है, वो दुनिया की किसी धन दौलत से उसकी कभी तुलना नहीं की जा सकती। तो उस आनंद के लिए आप सब संलग्न हैं, लगे हुए हैं। आज की युवा पीढ़ी को भी हम उस आनंद से जोड़ें। जरूरत है आज की आपाधापी के भागम भाग के समय पर हम अपनी मूल जड़ों से जुड़ करके और जड़ों से लोगों के लिए कुछ करने की प्रवृत्ति को भी हम और फैलाएं। और मैं समझता हूं कि एक जीवन में यदि व्यक्ति उपदेश दे करके बहुत लोगों को प्रभावित कर सकता है, पर यदि समाधान देता है तो बहुत लोगों को उस कार्य में प्रवृत्त कर सकता है। तो हमको प्रभावित करने से ही नहीं, हमको प्रवृत्त होने लायक हमको बन करके आगे बढ़ना है। तो आज बैठिए, आप बैठिए। जल संरक्षण के बाद में हम मेड़बंदी की बात कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त में उस विषय में बताना चाहता हूं कि मेड़बंदी ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। और पहाड़ों में भी जो छोटे छोटे खेत होते हैं या मैदानी क्षेत्रों में भी जहां कहीं भी मेड़बंदी से न केवल जल का संरक्षण होता है, अपितु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेड़ के अंदर जितने भी उत्पाद लगाए जाते हैं उसकी जो गुणवत्ता होती है वो बाकी खेत में लगी हुई क्वालिटी से भी बहुत बेहतरीन होती है। तो हम उसमें मेड़बंदी के अभियान से जो अतिरिक्त, जैसे कहते हैं ना, आमदनी के साथ में अतिरिक्त क्वालिटी के साथ में और एक नए अभियान का सूत्रपात कर सकते हैं। यदि आयुर्वेद की दृष्टि से मैं कहूं कि ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं। जैसे पहले आंवला, आप जानते हैं कि मुझे स्मरण है जब हम लोगों ने 93-94 से जब सामाजिक जीवन में च्यवनप्राश वगैरह बनाना शुरू किया, तब भी वो आंवला महाराज जी 3-3.5 रुपए किलो मिलता था। और 2004-05 में भी वो 3.5 रुपए किलो ही मिलता था। मुझे याद है जब कई सारे किसान लोग, जैसे आपने पानी की, जल की, बाकी की कहानी सुनाई, उसमें मैं इतना थोड़ी सी चीज जोड़ देना चाहता हूँ। बहुत सारे किसान आए कि हम आंवले को, पेड़ों को काटना चाहते हैं। क्यों? बोले उसका हमको तोड़ने का खर्चा भी नहीं निकलता। तो हमें चिंता हुई, श्रद्धेय स्वामी जी को चिंता हुई। हमने कहा यदि आंवले के पेड़ों को काट देंगे तो फिर अगले साल से आंवला तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आंवले का पेड़ फल देने लायक 5-6 वर्ष के बाद होता है और धीरे धीरे फल देने लायक होता है। महाराज जी ने कहा कि आंवला मत काटो। कई सारे किसान लोग थे, कहने लगे सब आंवला हमको दे दो। तो मैंने महाराज जी से सहजता से पूछा, करोगे क्या? क्योंकि आंवला का च्यवनप्राश बनता था, त्रिफला चूर्ण बन गया, आंवले का पाउडर बन गया, थोड़ी बहुत अचार, मुरब्बे, चटनी, इतना ही तो हमको पता था। महाराज जी ने कहा नहीं, आंवला रसायन है, गुणकारी है, तो गुणकारी है तो इसका एक नया अभियान शुरू किया जाए। तो शुरू करा हमने आंवले का जूस। उससे पहले आंवले का जूस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई कंपनी नहीं बनाती थी। हमने कहा महाराज जी तो बहुत कसैला सा होता है, कौन पिएगा? उसमें कोई स्वाद नहीं, कोई कुछ नहीं, न रंग है न स्वाद है। तो बोले इसका गुण तो है। तो उसके गुण के बलबूते पर श्रद्धेय स्वामी जी ने इसका आह्वान शुरू किया। और आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है, 100 से ज्यादा बड़ी कंपनियां आंवले का जूस बनाती हैं और लाखों टन आंवला जूस में प्रयुक्त होता है। और मुझको लगता है कि आंवला 3.5 रुपया तब था, अब 20 रुपए किलो पार कर गया। यदि MSP की बात करें तो सबसे ज्यादा रेट जो है वो किसी का बढ़ा तो आंवले का बढ़ा। तो ये जो चीज है, हम जब थोड़ा सा छोटा सा अभियान करते हैं तो चीजें बढ़ जाती हैं। आज लोग पी भी रहे हैं, लोग बना भी रहे हैं, किसानों को उसका लाभ हो रहा है और उसके कारण से आज आंवले की पैदावार और लगाने की वृद्धि बहुत बड़ी है। तो मेड़ में, क्योंकि आंवले की एक खासियत है, आंवले के पेड़ की नीचे की जो मिट्टी होती है और वो उपजाऊ हो जाती है और वो किसी फसल को नुकसान नहीं करता है। तो मेड़ों पर आप आंवले का पेड़ लगाइए, वो अतिरिक्त कमाई का इतना बेहतरीन साधन है कि बहुत ही बेहतरीन साधन है और बहुत मार्केट है। अभी भी आंवला मिलता नहीं है। अभी ये हालत है, आंवला जितना भी पैदा करो कम है। 1 लाख टन के लगभग तो हम लोग प्रयोग करते हैं आंवला, 1 लाख टन के लगभग। और इसी तरह से जैसे मेड़ों पर आप लगा सकते हैं कि जहाँ कहीं जमीन टूटने की संभावना है, जहाँ ऐसा लगता है कि आपको मेड़ टूटता है, कई बार जब पानी ज्यादा होता है या उसके जो दीवार मेड़ के नीचे जैसे होती है, जैसे एक खेत दो खेत के बीच में जो जमीन होती है, जो उसका दीवार साइड होता है, आप वहाँ लेमन ग्रास लगा सकते हैं।
लेमन ग्रास बहुत वो धरती को टूटने से भी बचाता है और जो है वो बहुत लाभकारी है। आप वहाँ लगा सकते हैं खस का भी जो है वो मेड़ों पे, जैसे आप एक साल में उसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। इसी तरह से दालों में सारी दालें जो मेड़ों पे दाल उगाई जाती थी पहले से ही, अरहर से लेकर के बाकी जो दालें हैं वो आप उगा सकते हैं। और बहुत सारे लोबिया वगैरह हैं, ये सब भी कर सकते हैं। तो जड़ी बूटियों के दूसरे उत्पादों को जो सीजनल हैं, तुलसी वगैरह को हम लगा सकते हैं। तो तुलसी यदि मेड़ों पर लगा देते हैं, वन तुलसी लगा देते हैं, तो कीटाणुओं से जो मतलब कि कीट पतंगे आते हैं उनसे जो है फसलों की रक्षा हो जाएगी और अतिरिक्त आय होएगा। तो फसल की भी रक्षा, अतिरिक्त इनकम भी। तो ये सारी चीज़ों को अभी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि सरकार के लेवल पर तो हमारे प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय मिश्रा जी बैठे हैं, तो इस योजना को लेकर के भी हमें कि अवेयरनेस सरकार के पैसों से नहीं, मैं भी इस बात को बहुत पूरी तरह से समर्थन आपकी बातों को मानता हूं कि सरकार के पैसों से काम नहीं होता है, परंतु यदि सरकार अवेयरनेस का प्रोग्राम कराएं तो योजनाओं को जल्दी से धरातल पर उतारने में मदद मिलती है। तो इसको उस रूप में हम प्रचारित करें कि इसको धरातल पर वो उतारें। हम भी प्रयास करेंगे। कृषि के लिए पतंजलि पहले से समर्पित रहा है और अभी भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। कुछ आप लोगों के संज्ञान में है, कुछ नहीं है। तो अभी भी पूरा हम लोगों ने नव हरित क्रांति के रूप में, एग्रीविजन के रूप में, जहाँ जहाँ कहीं किसान को कहाँ कहाँ पर समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, कहाँ कहाँ पर अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, किन चीज़ों को हम एडॉप्ट करके अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, उन सब विषयों में हम काम कर रहे हैं। इसके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अभी तो मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। आप सबके प्रति मैं आप सबको नमन करता हूँ। आपको प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, समय की व्यस्तता में भी मुझे लगा कि यदि हम आप सबसे मिलते हैं तो अपनी ऊर्जा भी, हम सच मानो तो हम तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आए हैं कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के दर्शन लाभ से हमारी ऊर्जा भी बढ़े। तो सभी लोगों को बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं और आप बहुत काम करिए, देश आपके साथ है। लोग कहते हैं कि साधन होने से काम होता है। हम तो ये कहते हैं, उदाहरण बैठे हैं जितने भी इस मंच पर बैठे हैं, सदैव मुनि जी महाराज बैठे हैं, बाकी सब बैठे हैं, साधन होने से काम नहीं होता है, काम करने से साधन अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। सच्चे मन से आप प्रवृत्त होकर के तो शुरू कर जाओ, बस इतना ही कहना जी। हाँ बोलो बोलो। एक प्रश्न ये है कि आपके जो छोटे छोटे उद्योगी हैं, कृषि हैं, फार्मर हैं, जो अपना बेचना चाहते हैं, तो स्टेट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सा सेंटर किस नाम से है? जी 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 मैं चाहता हूँ छोटे छोटे लोग उसको लिए करेंगे। देखिए उसमें एक थोड़ी सी समस्या है बल्क में, क्योंकि जब छोटे उत्पाद, जैसे मैंने आंवले की बात करी, आज आंवले का रेट ही हम तय करते हैं पूरा आपका प्रतापगढ़ से लेकर के, राजस्थान से लेकर के हम मध्य प्रदेश तक के आंवले को उठाते हैं। पर जब उत्पाद थोड़ी मात्रा में होने पर हमको, क्योंकि उसको कलेक्शन करने में बड़ी परेशानी होती है, यदि आप बड़े लेवल पर ऐसा कोई एफपीओ बनाते हैं या आप संगठनात्मक रूप से बड़ा संगठन, क्योंकि हमको 2-4-10 ट्रक से नीचे में कोई काम बनता नहीं है किसान के लिए, क्योंकि थोड़ा भी हो जाता है तो उसके लिए वही बहुत होता है। वो थोड़ी सी समस्या है। यदि उस समस्या का समाधान हो जाएगा तो हमने तो तय कर रखा कि जिन उत्पादों को हम बाजार से जिस मूल्य पर खरीदते हैं वो लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उस मूल्य पर आप यदि उस उत्पाद को उपलब्ध कराते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी, वो हम आपसे खरीदेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। पूज्य आचार्य जी के उद्बोधन और किसानों के लिए आंवला का एक रास्ता, ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है। इस देश के भागीरथ, नदियों का भागीरथ अगर किसी को मैं मानता हूं, इस देश में 3 भागीरथ हुए हैं, महाराज भागीरथ, महाराज भोज, माता अनसुईया। और आज अगर कोई संत है तो महाराज चिदानंद जी महाराज हैं, जो परमार्थ के नदी के लिए लगे हैं। मैं सीधे विलंब न करते हुए महाराज जी का आशीर्वाद। एक समय था लोग कहते थे कि पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। मुझे लगता है एक समय आए कि पानी को पैसे की तरह इकट्ठा किया जाए। ये आ गया समय। वाटर इज नेक्स्ट गोल्ड। आपको तो मालूम है, पश्चिम में पता है, यदि किसी को एक चीज पर अगर ध्यान कोई दे रहा है इस समय, पश्चिम में पानी पर, और पानी को इस तरह से अभी से ही उन्होंने पानी का खरीदारी शुरू कर दी है।
और आने वाले समय में जब पानी नहीं होगा, जो बोतल आज 25-30 रुपए की मिलती है, जो 200, 250, 300 में जाएगी, अभी से ही उनको समझ में आ गया कि वाटर इज नेक्स्ट गोल्ड, और अभी से ही उसके शेयरिंग होने लगी है, वाटर शेयरिंग। शेयर मार्केट में वाटर के लिए शेयर मार्केटिंग होने लगी है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसे हमें सोचना है। ये बात भी सही है कि there is no water shortage, as we heard from our honorable former secretary of water, Shakti. There is no water shortage, there is no food shortage, there is no land shortage. If there is any shortage, there is a consciousness shortage. और वो भी उस देश में जिसने जल को परमात्मा माना, जल की पूजा की, और वही देश जल को सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। जहां की बंदगी और गंदगी दोनों साथ साथ नहीं जाते, पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हो रही है। तो क्या किया जाए? मुझे लगता है कि ये जल चेतना जन चेतना बने। जल चेतना जब तक जन चेतना नहीं बनेगी, जल वाटर कॉन्शियसनेस, आई थिंक देयर आर मेनी चार्टर्स इन द वर्ल्ड. Whenever I go to the United Nations and many other organizations, I always listen. ये चार्टर, ये चार्टर, ये चार्टर. मुझे लगता है कि there can be only charter, it should be water charter. आने वाले 10 और 15 साल, वो तो 15 साल, मैं तो 10 साल कह रहा हूं, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर यदि आप बहुत दूर ना भी जाएं, अपने करीब, अपने सामने पीने का पानी, जो स्वच्छ पीने का जल है, वो जितना चाहिए हमको 10 साल के बाद आधा रह जाएगा। ये पक्का है। ये आंकड़े, ये बड़े ऐसे आंकड़े हैं जो भयावह हैं, लेकिन इसके लिए करें क्या? लेकिन हो सकता है बहुत कुछ, क्योंकि जल योद्धाओं की वजह से, आप सबके समर्पण की वजह से बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। ये जल क्रांति जन क्रांति बन सकती है। ये जल जागरण जन जागरण बन सकता है। ये जल अभियान जन अभियान बन सकता है यदि जल चेतना जन चेतना बन जाए। और इसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी बदलना होगा। एक हैमबर्गर को बनाने में 16, जितना एक अनाज एक आदमी की रोटी के लिए लगता है, उससे 16 गुना ज्यादा केवल एक हैमबर्गर के पीस पर पानी जाता है। तो मुझे इतना ही कहना है कि आज हम एक बड़े अच्छे समय में भी जी रहे हैं और संकट के काल से भी गुजर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे देश की ऊर्जा अद्भुत है। मैं तो पूरे विश्व में गया हूं, मैंने बहुत कुछ देखने का, सुनने का, जानने का, जीने का प्रयास किया है, लेकिन मैं कह सकता हूं आज भी भारत के पास वो है जो पूरे विश्व में नहीं है। वो है अपनत्व। हर चीज से जिससे जुड़ जाते हैं, जोड़ लेते हैं। अरे एक राखी का धागा बांध देती ना एक, और भैया और भाभी, हम भैया और बहन कहने लगते हैं, जिसे वो मर पड़ती है कुछ भी कष्ट आ जाए तो। ये रिश्तेदारी है। यहाँ रिश्ते किश्तों में नहीं है, ना रिश्ते रस्तों में है। यहाँ रिश्ते हैं तो हैं, लेकिन फिर भी संस्कारों के अभाव में कई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। इसलिए संस्कारों से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी जड़ों से जुड़े। जिस दिन आप अपनी जड़ों से जुड़ जाएंगे, संस्कृति जुड़े, फिर पानी की क्या, परमात्मा भी आपके साथ साथ होगा। ये सारी चीजें बहुत कीमती हैं, लेकिन अब हम सबको मिलकर काम। अगर 21st सेंचुरी का मुझे कोई मंत्र लगता है, वो है संगच्छध्वम, जो हमारे ऋषियों ने दिया। संगच्छध्वम संगवदध्वम संगवो मनांसि जानतम। साथ साथ मिलकर काम करें। अपने लोगों, अपने ईगो, ये सारे लोगों, हमारे लोगों केवल इसके लिए ना हो कि यहाँ छप जाए। सच मानिए तो हमारे लोगों लोगों के लिए हो। हमारे लोगों, हमारे ईगो, ये इस पे ना पड़ के अब समय आया है 21st सेंचुरी इज सेंचुरी ऑफ टुगेदरनेस, इज सेंचुरी ऑफ वर्किंग टुगेदर, वननेस, ऑलनेस, इंक्लूसिवनेस। छोटी छोटी बातों को तोड़ें, ये जात पात की दीवारों को तोड़ें, जितनी दरारें हैं उनको भी भरें और अपने दिलों को जोड़ें। आइए अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएं और वोकल फॉर लोकल की जो बात कही है, उसको हम लोग जो लोकल तरीके हैं उसके लिए वोकल हो जाएं तो हम ग्लोबल हो जाएंगे। धन्यवाद। प्रकृति की सुरम्य गोद में बसे योग ग्राम के 7 स्टार नेचुरोपैथी सेंटर निरामयम में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अति अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में
प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, आयुर्वेद, योग आदि से ओबेसिटी, शुगर, बीपी, हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, आर्थराइटिस, स्किन डिसीज आदि अनेक असाध्य रोगों का उपचार किया जाता है। 7 स्टार फैसिलिटी से परिपूर्ण निरामयम में 4 वीवीआईपी स्वीट्स, 12 वीआईपी रूम्स, 16 स्पा रूम्स, फिटनेस सेंटर, स्विमिंग पूल व मेडिटेशन सेंटर सहित अनेक वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध हैं। साध्य असाध्य रोगों से पूर्ण छुटकारा पाने के लिए तथा स्वस्थ लोगों के डिटॉक्सिकेशन अर्थात शरीर व मन की पूर्ण शुद्धि व शांति के लिए निरामयम में आप सादर आमंत्रित हैं। बुकिंग के लिए संपर्क करें 01334 273 036 273 037 7456 004597 7456 004599 ईमेल help@divyoga.com वेबसाइट www.niramayam.divyoga.com। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय अविनाश मिश्रा जी जो हम लोगों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के जल सलाहकार हैं, नीति आयोग के सलाहकार हैं, पानी, मिट्टी, भूमि, पर्यावरण। जैसा कि आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा कि आप लोग सारी एक संस्था है, इंडिविजुअल नहीं है। मैं आज आप लोगों के साथ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगा, सिर्फ वो सब कहना चाहूँगा जो मैंने महसूस किया। मैंने जब 1991 में योजना आयोग ज्वाइन किया एज ए क्लास 1 ऑफिसर, तो उस समय 1960 की बहुत सी कृषि की बड़े बड़े डैम और बहुत सी प्रोजेक्ट थे जो पेंडिंग थे, और मेरे सामने ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि इनको कैसे कंप्लीट करें, जिनमें कि हजारों करोड़ रुपए लगना थे। मैंने आदरणीय मोहन धारिया जी के साथ भी काम किया है, प्रणब मुखर्जी के साथ और काफ़ी लोगों के साथ काम किया है। तो सारे डिस्कशन के बाद ये शुरू हुआ, ये तय हुआ कि ठीक है, किसी भी तरह बजट निकाला जाए और इन स्कीम्स को पूरा किया जाए, और उनको हमने पूरा किया, जो कि अगले 10-15 साल में उसके बाद कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद मेरे पास एक और दूसरी बड़ी समस्या आ गई कि पंजाब में वाटर लॉगिंग बढ़ गया। जहाँ पर इरिगेशन हो रहा था वहाँ पर अब लोगों को कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा था और लैंड सलाइन हो गई, अल्कलाइन हो गई। अब इस सब के बाद और एक सामने एक लक्ष्य था कि आपको और इरिगेशन के प्रोजेक्ट बनाना है और पानी की उपलब्धता बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं पानी की जो कमी पूरे देश में है उसको दूर करना है। और उन दिनों में ऐसा होता था कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो उसकी उपलब्धता का ये हाल था कि 90% तक हमने पानी दे दिया, जो 45 लीटर पर कैपिटा पर डे हुआ करता था, और वो कभी 100% नहीं होता था, स्लिप हो गया, फिर आ गए 80-85 पे। तो ये सारा चीज़ और ये सारी स्थिति को देखते हुए मुझे लगा कि हम कहीं कुछ अपना गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया, देखा, और देखने के बाद मुझे लगा कि जो संसार में जितनी भी सभ्यता आई है वो रिवर वैलीज में आई हैं। इंडस वैली हो या थेम्स रिवर हो, नील हो, टिग्रिस है, राइन रिवर है, यांगत्से किंग है चाइना में, मिसिसिपी है। मतलब आप देखेंगे ज़्यादातर जितनी भी सभ्यताएं हैं वो रिवर और नदियों के किनारे हुई है। लेकिन भारत में मैंने देखा कि बहुत सी सभ्यता तो नदियों के किनारे हैं, वो ठीक है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन उधर ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो वो कैसे हुआ? वो मैंने आईआईटी से बीटेक किया और एमटेक किया वाटर रिसोर्सेज में, आईआईटी दिल्ली से। लेकिन मुझे ये चीज़ वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं गई और कुछ, लेकिन मैंने समझना शुरू किया कि आखिर हुआ क्या। तो पता लगा कि भाई हम लोग तो 3 टैंक सिस्टम पे सरवाइव करते हैं। हमारे जो गांव होते थे उनमें 3 तालाब हुआ करते थे। एक तालाब होता था कृषि के लिए, दूसरा तालाब होता था पानी पीने के लिए, और तीसरा तालाब होता था जिसमें कि हम लोग सब अपना वो करते थे जानवरों के लिए और कपड़े वगैरह सबके लिए। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये ही चीज़ है जो करना जरूरी है। वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए और स्मॉल लेवल पे होना चाहिए, और आगे चल के यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हुआ। और उसके बाद जलग्राम की जो बात उमाशंकर पांडे जी ने की,
उन्हीं दिनों में सरकार बदल रही थी। 2014 था, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग हो गया था। प्लानिंग कमीशन बहुत पैसे हुआ करते थे, किसी को भी पैसे दे दिया करते थे। तो उमाशंकर पांडे जी से मेरी मुलाकात हुई और इनसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि आपको पानी चाहिए या पैसे चाहिए। तो इन्होंने यही कहा कि मैं क्या करूँगा पैसे लेके, मुझे तो आप पानी दो। तो मैंने कहा पानी तो मैंने अब अच्छी तरह से समझ लिया है, आप आइए बात करते हैं। इसी बीच में ये भी होता था कि मैं कई फार्मर्स से मिलता था, तो कई बार एक दो फार्मर्स ने मुझे कहा कि जब हम लोग कृषि का काम करते हैं, क्रॉप होती है, काट लेते हैं और उसके बाद कोई हम लोगों के पास एफडी वगैरह थोड़ी होती है जो उसको इन कैश करें, बच्चों की शादी कर दें या किसी की फीस जमा कर दें। तो वो चीज़ भी मुझे स्ट्राइक करती थी कि हाँ ये बात भी सही है, इनको कुछ आरडी या एफडी टाइप कुछ मामला होना चाहिए। मेरी उमाशंकर पांडे जी से बात हो ही रही थी, तो मेड़बंदी हो उस पे इनका भी सजेशन था कि उस पे साहब पेड़ लगाएंगे। मैंने कहा हाँ लगाइए पेड़, आम का पेड़ लगाइए, इसका पेड़ लगाइए। तब मेरे दिमाग में वो क्लिक किया कि जरूर ऐसा पेड़ लगाइए कि 4-5 साल में वो बड़ा हो और वो उस किसान के लिए एफडी या आरडी का काम करे। इसी आयाम में अगर हम देखें तो एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि आज चाइना का इतना जो डेवलपमेंट है, इतना प्रोडक्शन है और इतना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, उनका और हमारा पानी का उपयोग समान है। 700 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी वो लोग भी यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पानी की स्कैर्सिटी है। अभी भी हम लोग अपने लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हैं। अभी 55 लीटर पर कैपिटा पर डे पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 47% हाउस होल्ड कनेक्शन में गए हैं। तो ये जो चीज़ है, मतलब हम कर क्या रहे हैं कि हमारा पानी आया, पानी को रोका, उसके बाद उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसको फ्लो किया और फ्लो करने के बाद वो पानी दोबारा जा रहा है और जाने के बाद वो अच्छे फ्रेश वाटर को वेस्ट कर रहा है, वेस्ट वाटर उसमें मिल रहा है। तो इस तरह से हम नदियाँ अपनी ख़राब कर रहे हैं, अपने वाटर बॉडीज़ ख़राब कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं सर्कुलर यूज़ ऑफ वाटर भी करना है। धन्यवाद, और मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मिश्रा जी निश्चित रूप से किसानों के बीच बैठते हैं, हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। हमारे बीच में सुधीर भाई गोयल जी हैं। मैं उज्जैन से आया हूँ, सेवाधाम से। 13 साल की उम्र में काम चालू किया, डॉक्टर बनना चाहता था, विनोबा जी का मार्गदर्शन मिला, डॉक्टर नहीं बना। फिर कुष्ठ सेवा चालू की। 86 में कुष्ठ धाम में गए, कुष्ठ रोगी को अपने गैरेज में लाया जो सड़ गया था। मदर टेरेसा, बाबा अमटे मेरे यहाँ आए और उसके बाद एक स्वप्न देखा कि एक आश्रम बनाना है। ये अनुभव बता रहा हूँ। और वो ऐसी जगह उबड़ खाबड़ बंजर जहाँ बाबा अमटे ने काम किया, उस प्रकार का एक सपना था। गंभीर बांध जहाँ आज है उसके पास में मुझे एक जमीन खरीदी, आश्रम को दान में दी। 14 बीघा जमीन, उबड़ खाबड़ बंजर, जंगली जानवर, पानी दूर दूर से लाना पड़ता था डब्बों में, कावड़ में। एक भी पेड़ पौधा नहीं था, डैम भी नहीं था, कच्चा डैम था। रास्ता खूब दूरस्थ रास्ता था, 2 घंटे करीब आश्रम में पहुंचने में लगते थे। लेकिन वहां हमने श्रम से पानी का संसाधन ढूंढा, एक कुआं खोदा, 30 फीट पर जल निकला। आचार्य जी वो आज भी 33 साल से है और उस समय एक झोपड़ी से हमने काम शुरुआत किया। आज हजारों हजार पेड़ आसपास लग गए हैं। गंभीर डैम का सौंदर्यीकरण हमने किया। हर साल वहां वर्षा मंगल महोत्सव हम करते हैं। आप सबको खूब खूब धन्यवाद और हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से सबके कल्याण का कार्य करें। जय मानव, जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, वाटर डाइजेस्ट के जो संपादक हैं, पानी पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठाती हैं, हम सबके लिए खासकर जखनी जलग्राम से जिनका विशेष रिश्ता है, अनुपमा मधोक जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जैसे बालकृष्ण आचार्य जी ने भी कहा कि अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जिसपे सब कुछ टिका है, चाहे वो सरकार की स्कीम्स हो या कुछ भी ऐसा काम हो जिसको हम धरातल पे या धरती पे या एक्चुअल में करना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी है कि लोग जुड़े हों, लोग जागरूक हों। और आप देखिए, इसीलिए आज की डेट में कोई भी स्कीम आती है, कुछ भी आता है, उसका बेस अवेयरनेस ही है। और हम पिछले 16 साल से सिर्फ और सिर्फ
पानी पे ही काम कर रहे हैं। पिछले 16 साल से जब हमने पानी पे काम करना शुरू किया था तो हमारी एक कोशिश थी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अब जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कहा जाता है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज बोला जाता था, तो हमारी एक कोशिश थी कि इंडस्ट्रीज भी अपने लेवल पे काम कर रही है, लोग गांव में अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, एनजीओज काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और मिनिस्ट्री भी चाहती है कि इस तरह का काम हो। तो हमारी कोशिश और इच्छा जिससे हमने वाटर डाइजेस्ट को शुरू किया था वो था कि हम इन सबको जोड़ सकें, और मुझे आज ऐसा लगता है कि हम काफी हद तक उसमें शायद कामयाब हो पाए हैं। जब भी अगर आगे कहीं एक रोड मैप बनाया जाएगा, देखा जाएगा, तो मुझे पक्का लगता है जलग्राम जखनी का नाम जरूर आएगा, क्योंकि वो अपने जैसे कई और गांवों को, कुछ और लोगों को जागरूक कर सके और उनसे अगर कुछ सीख सके और अपने जल को बचा सके, तो मुझे नहीं लगता उससे ऊपर कुछ हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। मैं निवेदन करूंगा हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रजापति द्विवेदी जी। मेरे दिमाग में जो है वो दो चीजें, उमाशंकर जी ने एक तो कॉन्सेप्ट की बात करी है कि जैसे जिसका मैक्रो ये है कि वाटर कंजर्वेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका जो आपका ये मैनुअल है मेड़ पे पेड़, और दूसरी जो मुख्य बात है उमाशंकर जी के इस पूरे कार्यशैली में, कलाप में, वो गवर्नेंस की बात है। गवर्नेंस की बात यह है कि बिना शासकीय सहायता के, बिना किसी शासकीय एक्ट, रूल्स, संविधान, इधर उधर ये सब जितना जंजाल है रेगुलेशन का, उससे अलग हटते हुए वॉलंटरी लेवल पे 15 साल में जो काम किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो दो आयाम हैं, एक तो कॉन्सेप्ट पानी बचाने का, एक गवर्नेंस का कि इतना कुछ जोड़ के चलाया। गवर्नेंस की बात पे मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा। ये गवर्नेंस की बात पे इस प्रकार की कॉमन्स कहलाता है, कॉमन्स की गवर्नेंस जो है, इस पे एक स्विस लेडी थी जो अमेरिकन प्रोफेसर थी, इलिनर ऑलस्ट्रॉम, उसको 3 साल पहले नोबेल प्राइज मिला था इसी बात पे। उसकी और मेरी कुछ मित्रता इसी ग्राउंड पे, कॉमन ग्राउंड पे थी कि उनसे मैंने ये निवेदन किया था कि आपने इस तरह के वर्ल्ड वाइड स्टडीज किए हैं पर हिंदुस्तान की स्टडीज को आपने नहीं किया है। पर उनका एक कॉमन जो सलूशन था उसमें 8 रूल्स बनाए थे। उन 8 रूल्स के हिसाब से सामान्यतः रूल्स टू गवर्न कॉमन्स था। तो एक इनफॉर्मल टाइप एक स्ट्रक्चर था जिसके कारण कॉमन, जिससे वो बताती थी कि कॉमन्स गवर्न होता है। उनकी पूरी पीएचडी, उनकी पूरी रिसर्च में मैंने देखा कि एक भी वाटर कंजर्वेशन की कॉमन्स नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि जिसको नोबेल प्राइज मिल गया उसको ये नहीं पता था कि इस तरह का कॉमन्स का गवर्नेंस हिंदुस्तान में जखनी में हो रहा है। जब मैंने उनको उमाशंकर जी का पैम्फलेट भेजा तो उनका रिप्लाई आया था कि हाँ, मैं एक दिन आऊंगी उसको देखने के लिए, क्योंकि उनको भी आश्चर्य हुआ कि उनकी इतनी पीएचडी रिसर्च और नोबेल प्राइज मिल गया पर वाटर की गवर्नेंस का, कॉमन्स का उनका एक भी सैंपल नहीं था उसमें, जो एक बहुत यूनिक बात है उमाशंकर जी के इस पूरे प्रोजेक्ट में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ उमाशंकर जी कि आपने सबको बुलाया और इतना अच्छा कार्यक्रम किया। अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा, पद्म विभूषण मोहन धारिया जी का नाम किसने नहीं सुना? भारत के तमाम बड़े बड़े मंत्री थे, केंद्र में रहे, उनके बेटे राजू धारिया जी। आज आप जल ग्राम जाखनी का जो काम है उसके बारे में मैंने बहुत सुना है। मैं कभी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मैंने पांडे जी से के बारे में बहुत कुछ सुना है। इनफैक्ट जब 2005 साल की बात हुई थी और उन्होंने जब हाथ ऊपर किया था तो मेरे को याद है मेरे पिताजी ने उनको कहा था कि आप बुंदेलखंड के भागीरथ हो जाए, और उन्होंने वैसे भागीरथ बनने का काम उन्होंने किया है, जो कि सूखा प्रदेश था, और उन्होंने मेरे पिताजी की इच्छा पूर्ण की। इसलिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। पानी जो है बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। आज आप देखिए कई महाराष्ट्र के अंदर बुंदेलखंड में आज भी कई गांव में
पानी बिल्कुल नहीं है। पीने का पानी अक्टूबर से चालू होता है। त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, अच्छा स्वामी जी जानते होंगे, तो वहां पे करीबन 3000 मिलीमीटर बारिश हर साल होती है और अक्टूबर महीने में वहां टैंकर लगता है। तो ये पानी रोकने का काम, उसके साथ जो अपनी जमीन है, अपने को निसर्ग ने बहुत कुछ दिया है और उसका जतन कैसे करें वो भी बहुत ही अहम बात है, ऐसा मैं मानता हूं। आज अपने देश को 75 साल हो गए आजादी के बाद। आज अगर आप अपने गांव का इनकम देखते हैं, जो फाइनेंस कमीशन का पैसा मिलता है, जो गांव का टैक्स का पैसा मिलता है, उसकी जो है वैल्यू 7 से 8 लाख रुपए, आज 3.25 लाख ग्राम पंचायत है। क्यों ना हम ऐसी एक कोशिश, आप सब मिलके, हम सब मिलके कोशिश की जाए कि अपना हर एक गांव जो है स्वयं पूर्ण बने। और इसी के लिए हम आप सब लोगों के साथ कंधे से बिना मिला के काम करने के लिए तैयार है और इच्छुक भी है। आज पांडे जी ने यहाँ पे मेरे को मौका दिया, मेरे को यहाँ बुलाया, इसलिए मैं उन सभी का आभारी हूँ और आप सभी लोगों का जिन्होंने मेरी विचार सुने, उनका भी मैं बहुत मन से आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं ज्यादा विलंब न करते हुए माननीय हमारे बीच में यूपी सिंह साहब आए हैं, बहुत ही विनम्रता के साथ, बाकी समय कम है, सही है, पर उनको चाहता हूं कि वो 2 शब्द। मैं पानी के 2-3 पहलू पे ही बात रखना चाहूंगा। एक तो पहली बात आपको शायद बहुत लोगों को पता है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया पिछले कई सालों से, क्योंकि मैं पानी के क्षेत्र में करीब 1 जून 2016 से लेकर जनवरी 2021 तक करीब 4 से 7 महीने मैंने पानी पे काम किया था। पहले एडिशनल सेक्रेटरी था, फिर गंगा का जो मिशन बना पहली बार जब अथॉरिटी बनी तो उसका मैं डीजी था। उसके बाद मैं करीब 3 साल से ज्यादा जल सचिव रहा जल शक्ति मंत्रालय में। तो मैंने एक काम करने की कोशिश जरूर ये की थी कि अब ये केवल सरकारी तंत्र में ये पानी का विषय सीमित न रह के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जल के आंदोलन को जन का आंदोलन बनाना है, तो मैंने अपने पीरियड में काफ़ी कोशिश की थी कि जल का आंदोलन जो है वो जन का आंदोलन बने। और मुझे बड़ी खुशी है कि काफ़ी हद तक ये जल का आंदोलन जो है वो जन का आंदोलन बन चुका है। वो बहुत ज़रूरी था। हमारे मंत्री जी जो भी हैं वो कहते हैं हमेशा कि भाई भारत तो ऐसा देश रहा है जहाँ जल को हम जगदीश मानने वाला देश रहा है। हमने कहीं ना कहीं उसको बीच में जो है वो उसको खो दिया है एक्चुअली। तो मेरा अपना मानना है कि यस, हमें सप्लाई साइड मैनेजमेंट करने की जरूरत है, बट वो कोई जरूरी नहीं है कि वो बड़े बड़े डैम्स में हो। हर जगह संभावना है उसको करने की। दूसरा है डिमांड साइड मैनेजमेंट। एक जो डिमांड साइड मैनेजमेंट की हम बात ही नहीं करते हैं। अगर हम सब लोग देखें, हम सब लोग जितना पानी व्यवहार करते हैं उससे बहुत कम पानी में काम चल सकता है। चाहे वो किचन हो, चाहे वो नहाने का पानी हो, चाहे वो बागवानी का पानी हो, चाहे वो खेत का पानी हो। पानी की समझ और नदियों की समझ, क्योंकि मैं नदी भी काफी दिन तक डील करता रहा। अभी भी मैं एक दिन हाल में किसी प्रोग्राम में गया था, एक छोटे से बच्चे ने एक फिल्म बनाई थी गंगा के ऊपर एक्चुअली, तो मैं वहां बोल रहा था किसी भी नदी को जो है वो बचने के लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है उसमें होना। रिवर इज दैट व्हिच फ्लोज, समथिंग व्हिच डजंट फ्लो इज नॉट अ रिवर। अब उस पानी लाने के लिए क्या कनेक्ट है ग्राउंड वाटर से, एक्सप्लॉयटेशन से, क्या है सरफेस वाटर कनेक्शन। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमको लगता है कि थोड़ी हमें समझने की जरूरत है। ये केवल सरकार ये नहीं समझा पाएगी। आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, ये इस पे पहले समझें, अमल करें। समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात कहना आप सबके बीच में है कि हम 500 जल योद्धाओं को एक साथ मार्च में परमार्थ में पूज्य स्वामी जी कार्यक्रम करेंगे। जल मंथन कार्यक्रम होगा और उसमें हम आप सबको 3 दिन तक कार्यक्रम वहां बना रहे हैं महाराज जी। तो ये एक सूचना देनी थी। हमारे बीच एकल विद्यालय के प्रतिनिधि श्री इंद्र मोहन अग्रवाल जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए। मैं तो एक गैलरी का काम कर रहा हूँ समुद्र में। एकल विद्यालय आप लोगों को जानकारी है, 1 टीचर 1 स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग आज 1 लाख गांव में विद्या देते हैं और करीब 2 लाख गांव में हम लोग संस्कार केंद्र खोले हुए हैं जो बच्चों को संस्कारित करता है। सारा विषय आध्यात्मिक है। जल तो परमात्मा की देन है, जल और वायु इस तत्व हैं। इसकी शॉर्टेज कहाँ है? जिस साहब यूपी सिंह साहब ने कहा कोई शॉर्टेज नहीं है। कल क्लाइमेट चेंज होगा तो आपका पानी हो जाएगा। राजस्थान में बाढ़ें आ रही हैं। हमें कंजर्वेशन करना है, हमें अपने आप को आत्मसात करना है। हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आचार्य जी ने कहा समाधान हर समस्या का समाधान है। हम योद्धा हैं, हम अपने आप को जल योद्धा कहते हैं। तो योद्धा काम तो लड़ना है। मैं छोटी एग्जाम्पल दे के बात को खत्म करूंगा। मैं एक 5 साल पहले अपने गांव में अपना भ्रमण कर रहा था। एकल गांव था। जल के बारे में दुनिया भर की बातें चर्चाएं होती है।
आज प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है भी हमें क्या चाहिए। हमें आज के दिन गांव के अंदर या शहर के अंदर 55 लीटर पर हेक्टर पर मैन की बात हो रही है, कंजम्पशन की बात हो रही है, पर मैन के बारे में हम हैरान है भी 55 लीटर हमारा गांव में कहां लगता है। दूसरी बात, वहां जब गांव में हम गए तो चर्चा चल रही थी, तो एक दूर बैठा एक बहुत बुजुर्ग 80 साल का होगा, उसने हाथ खड़ा किया। हमने क्या पता नहीं क्या बात करना चाहता है, लोगों ने कहा नहीं वो पागल है, लेकिन मैंने बुलाया उनको, कहता पानी की कहां कमी है, एक खड्डा खोदिए, खड्डे में पानी दीजिए, बरसात का पानी, जब बात चर्चा चल रही है बरसात के पानी को कंजर्व कीजिए। इतनी बारिश को रोक नहीं पा रहे, कब नदियों में बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है। दैट इज द बेस्ट प्लान बट वी हैव टू डू, एंड इसके लिए हम सब कामों की योजना करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने आप को आत्मसात करते हुए जल को जो जीवन है उसको संरक्षित रहिए और आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। मेरे बीच में ब्रजभूषण शर्मा जी हैं, जिन्होंने हाई स्कूल पानी, इंटर पानी, बीटेक पानी, एमटेक पानी, पीएचडी पानी, और 45 वर्ष पहले इन्होंने खड़गपुर से पीएचडी करी थी पानी पर। आए 2 मिनट में अपनी बात कहें। वर्ल्ड बैंक के वाटर के एडवाइजर हैं, कई राज्यों के सलाहकार रहे हैं और हम लोगों के मार्गदर्शक हैं हम लोगों के लिए। मैं पिछले 45 ईयर्स से जल सेवा में लगा हुआ हूँ, और जहाँ पानी नहीं मिलता है वहाँ हम पानी का हार्वेस्टिंग करते हैं, बारिश के पानी को नीचे डालते हैं, कुआं बनाते हैं, जैसा अभी बताया, खड्डे खोदते हैं, पानी अंदर जाता है। उस एरिया में जितने बारिश की बूंदें आती हैं सबको इकट्ठा करके रिंग वेल या बोरवेल बना के उसमें डालते हैं, और वो बोरवेल जो फेल हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। तो कहीं भी अगर पानी नहीं मिलता है तो हमने वो टेक्निक डेवलप कर ली है, हम उसको सक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, अगर पानी की जैसे कोस्टल एरिया में हम गहरे बोर कर देते हैं, 200, 500, 1000 फुट, 2000 फुट गहरे पानी नहीं मिलता, या नमक बनाने वाला खारा पानी मिलता है, तो हम वहाँ रिंग वेल बनाते हैं, 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट, 10 मीटर तक का हम एक छोटा कुआं बना देते हैं। क्वालिटी सही हो जाती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पानी की कमी नहीं है, हमें खाली उपयुक्त विद्या का उपयोग करके उसको निकालना है, और उसका संभरण भी करना है निकालने के बाद, ताकि हमारी एनवायरनमेंट खराब ना हो। एक वो बैलेंस भी बना के रखना है। अगर इतना करेंगे तो ये तो देव भगवान के द्वारा दी हुई कमोडिटी है, कभी कम नहीं पड़ेगी। उपयुक्त विद्या करेंगे, ऐसी आप सब लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू। हमारे बीच में अलीगढ़ के अपर जिलाधिकारी राकेश पटेल जी हैं। अभी 1 साल पहले मैं देवरिया जनपद में पोस्टेड था। वहां पर देवरिया जो है सिवान डिस्ट्रिक्ट और देवरिया डिस्ट्रिक्ट दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा लगती है। वहां पर कुशीनगर जनपद के एक छोटे से झील से निकलकर स्याही नदी बहती है, आगे जाके वो फिर छोटी गंडक होते हुए घाघरा में मिल जाती है। देवरिया ऐसा जनपद है जिसको अपनी पुस्तक में हमने असीमित जलराशि का महासंगम कहा है, क्योंकि गोरखपुर जनपद में पानी का इतना स्रोत है, इतनी नदियां हैं, इतनी झीलें हैं और छोटे छोटे नाले, और जिनको छोटी नदियां कह सकते हैं, इकट्ठी होकर सब देवरिया में जाती हैं। राप्ती नदी उनको लेकर के पहुंचती है और घाघरा नदी होते हुए फिर आगे बलिया में गंगा में मिल जाती है। 58 नाले हैं वहां पे और सब साल भर पानी उनमें बहता है। लेकिन एक ये स्याही नदी जो बह रही थी उस बॉर्डर पे पिछले 18 के पहले सन 18 में मेरी पोस्टिंग वहां पे हुई, तो वो लगभग सूख चुकी थी और आसपास के लगभग 30 गांवों में लोगों को पानी की बहुत किल्लत हो रही थी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग प्लान किया, तो हमारे जल निगम और विभागों के लक्ष्य सिंचाई के जो इंजीनियर्स थे उन्हें मना किया, सर हमारे पहले लेयर में इतना पानी है कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया जो बॉर्डर का था उसमें पानी नहीं आ रहा था। 2-3 हैंडपंप इंडिया मार्क का, उनसे लोग पानी ला करके पी रहे थे। लेकिन संजोग से 18, 19 और 20 3 सालों में अच्छी बरसात हुई और एक स्याही नदी, अद्भुत उसमें ये था कि सन 1916-17 में जो अंग्रेजों ने उस चकबंदी किया उस क्षेत्र का, तो 20 किलोमीटर लंबाई में जो ये नदी बहती थी उसमें पता नहीं क्यों उन्होंने मोहाल स्याही नदी के नाम से एक रेवेन्यू विलेज गठित करके चकबंदी कर दी और उसमें किसानों के चक काट दिए। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उस नदी को, जिसको आसपास के लोग स्याही नदी कहते थे, किस तरह से उसका उद्धार किया जाए। तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे बढ़िया काम किया कि पब्लिक एसेट डेवलपमेंट में किस तरह से नरेगा के पैसे को यूज किया जाए। हर साल नदियों को टेकअप किया जा रहा है और उसी के तहत हम लोगों ने उसमें काम कराना शुरू किया।
और बरसात ने भी साथ दिया और वो उस नदी में अब पानी लगभग बहने लगा है और अच्छा काम हुआ है। और इस काम को करके इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करके एक पुस्तक भी तैयार की गई है जो जल्दी ही आपके बीच में आएगी। मुझे यही शेयर करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।